जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। जिसमें अभी तक आपने समझ लिया है कि हमें लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा, और फिर हमने जाना कि कांग्रेस के पहले 3 आम चुनावों में जीतने के पीछे क्या कारण थे। ये आपने बखूबी जान लिया है। अब आप चल रहे हैं समझने कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को समझने कि कांग्रेस क्यों इतने लंबे समय तक डोमिनेंस में रहती है। देखो कोई भी सिर्फ ऐतिहासिक पहलुओं के दम पर ज्यादा लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम नहीं करके रख सकती थी जब तक उसके पास कोई विचारधारा ना हो। विचारधारा का होना एक बहुत जरूरी होता है अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए। बिना जड़ का पेड़ लंबे समय तक टिक नहीं सकता। तो जड़ क्या होती है? विचारधारा जड़ होती है। तो अगर आपके पास विचारधारा है तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे, क्योंकि वो आपकी जड़ का काम करेगी, लोगों को आपके साथ जोड़कर रखेगी। और यही चीज अब हम चल रहे हैं समझने कांग्रेस की जड़ों को, कि वो कौन सी चीजें थी जिसने कांग्रेस को इतने लंबे समय तक गांवों में, कस्बों में, शहरों में और जन में उसकी पकड़ बनाए रखी थी। तो अब हम चल रहे हैं उसकी प्रकृति को समझने, नेचर को समझने, उसके प्रभुत्व के नेचर को, कि क्या वो रीजन है जिनके कारण कांग्रेस का प्रभुत्व कायम रहा है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। ऐसा भारत में ही नहीं है, बहुत सारे देशों में ऐसा रहा है कि आजादी के बाद एक पार्टी का लंबे समय तक शासन रहा है। ये भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस पार्टी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन चलता है उस पार्टी को उस आजादी के आंदोलन का बेनिफिट मिलता है और जनता उसे ही पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चुनाव तक उसे ही अपना समर्थन प्रदान करती है और वो कन्विंस करने में भी सक्षम रहती है जो आपकी आजादी के समय से पार्टी होती है। तो कांग्रेस भी थी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस जितना बड़ा अस्तित्व किसी पार्टी का उस समय था ही नहीं। आपको मैं पहले बता चुका हूं, कांग्रेस जितना बड़ा अस्तित्व उस समय किसी पार्टी का था ही नहीं। न संगठन था, न कार्यकर्ता थे, कुछ नहीं था और किसी पार्टी का इतना बड़ा जितना बड़ा कांग्रेस का था। कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव में मौजूद था, लेकिन और किसी पार्टी का मौजूद नहीं था। और ये सब हुआ कैसे था? ये सब आजादी के आंदोलन के समय ही हो गया था। आजादी के आंदोलन के समय ही ये सब कुछ हो गया था, क्योंकि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मंच प्रस्तुत किया था पूरे देश के लिए कि आओ हमारे साथ और आजादी के आंदोलन में चलो और लड़ो और अपना अधिकार प्राप्त करो। समझ में आई बात? तो आगे सुनो। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। कुछ और देशों जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। देखो दुनिया में बहुत सारे देश थे जहां पर एक पार्टी के प्रभुत्व को लोकतंत्र की कीमत पर स्थापित किया गया है। कि मतलब वहां लोकतंत्र ही नहीं था, लोकतंत्र नहीं था तो एक पार्टी का शासन था। लेकिन भारत में जो ये एक पार्टी का शासन कायम हुआ है वो जनता की इच्छा से हुआ है।
यहाँ आपके ऊपर ये एक पार्टी का शासन थोपा नहीं गया। बहुत सारे देशों में ये जो एक पार्टी का शासन था वो थोपा गया था। वहां लोकतंत्र ही नहीं था, एक पार्टी थी, उसके अलावा कोई और पार्टी थी ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर पार्टी भी थी, सब कुछ था, लेकिन जनता ने कांग्रेस को ही पसंद किया था। तो ये जनता की पसंद का प्रभुत्व था, जनता की पसंद का प्रभुत्व था। जनता ने ही कांग्रेस को पसंद किया था केंद्र के लिए, और किसी को नहीं पसंद किया था। तो ये आप जान लीजिए, ये लोकतंत्र की कीमत पे नहीं, लोकतंत्र के साथ का प्रभुत्व है कांग्रेस का। कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म करके अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित किया है, लोकतंत्र के साथ अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। यही दुनिया के और देशों के साथ और कांग्रेस के प्रभुत्व के साथ यही सबसे बड़ा अंतर है कि उन सब ने लोकतंत्र को खत्म करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ अपना प्रभुत्व कायम किया, अपने आप को इतना बेहतर बनाया कि जनता ने और किसी पार्टी की तरफ देखना ही नहीं चाहा। और क्यों नहीं चाहा, वही चल रहे हैं समझने। वो कौन से मूल कारण हैं जिनके कारण जनता ने और किसी और पार्टी की तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस की तरफ झुकी रही। जैसे भाई अब आज के टाइम पे भाजपा का प्रभुत्व है, तो भाजपा में सिर्फ भाजपा अपने कुछ बेसिक कारणों के कारण नहीं, राम मंदिर इन्हीं के कारण नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण भाजपा का अस्तित्व कायम हो रखा है इन 10 सालों में। ये जो एक दशक का जो समय गया, इस एक दशक में भाजपा का ये जो शासन कायम हुआ है, उस शासन के कायम होने के पीछे भी बहुत सारे रूट कॉज है। तो हम चल रहे हैं अभी रूट कॉजेस को समझने, हम चल रहे हैं क्या समझने, रूट कॉजेस को। समझ में आई बात? जो हमने पहले समझा था वो हमने कारण समझे थे कि किन कारणों से। अब हम चल रहे हैं जड़ को समझने। जड़ वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने कांग्रेस को इतना लंबे समय तक शासन करने में सहायता प्रदान करी है। समझ में आई बात? तो वो है विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा ने कांग्रेस को इतना लंबा शासन प्रदान किया है, कांग्रेस के प्रभुत्व को कायम किया है, जनता के मन में अपना दबदबा कायम कर रखा था। क्यों? पहली बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पे नहीं, लोकतंत्र के साथ है। जनता ने ही उन्हें उस स्थान पे पहुंचाया है, ना कि उन्होंने अपने आप को वहां पर बिठा रखा था। कदापि नहीं, और पार्टियों की तरह और देशों की तरह कदापि नहीं कि उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करके अपने आप को स्थापित कर रखा। जैसे चीन में क्या है, चीन में एक पार्टी शासन है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं, तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में पहले चुनाव से लेकर आज तक विपक्ष मौजूद है। पहले चुनाव में भी विपक्ष था और आज भी विपक्ष मौजूद है। जो पहले केंद्र में थी आज वो विपक्ष में है। देख लो, एक समय पे कांग्रेस केंद्र में थी और आज वो किसमें है, विपक्ष में। और आज भाजपा केंद्र में है, भाजपा केंद्र में। तो ये अंतर देखो आप। तो ये लोकतंत्र है ना, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के साथ प्रभुत्व कायम होता है किसी पार्टी का। यहां पर लोकतंत्र को खत्म करके प्रभुत्व कायम नहीं किया जाता है। तो हमारे देश में जो किसी भी पार्टी का प्रभुत्व कायम होता है वो लोकतंत्र की कीमत पर नहीं, लोकतंत्र के साथ कायम होता है। समझ में आई बात? ये अभी भी नहीं आई? चलो आगे सुनो। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है।
कांग्रेस पार्टी इस असाधारण सफलता की जड़ कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद कांग्रेस को अव्वल और एकलौता होने का फायदा मिला। आजादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुवा रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। ये सारे कारण अगले पे अगर पूछा जाए कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था, तो ये अगर आप पूरा आंसर लिख दोगे ना, आपको 10 में से 10 नंबर। अगर 5 में से 5 मिलेगा तो 5 में से 5, क्योंकि सारी बातें इसमें नोट डाउन है, सारी बातें बता दी गई हैं। आजादी का पूरा उसको विरासत प्राप्त थी। आजादी के आंदोलन का पूरा नेतृत्व उसने किया था और उस पार्टी में उस समय के सारे बड़े नेता कद्दावर नेता थे और वो अब कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। तो उन जैसा नेता तो कोई था ही नहीं ना, उन जैसा नेता कोई था ही नहीं। तो आपने समझ लिया, ये सारी चीजें हैं जिनके कारण कांग्रेस का पहले 3 चुनाव में, या कहिए आप मान लीजिए कि 60 सालों तक उसका प्रभुत्व कायम रहा है। 60 सालों तक देश की राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 60 सालों तक 60 साल तक कांग्रेस का भारत की राजनीति पे दबदबा रहा है, दबदबा। और 50 साल तो एक छत्र, उसकी टक्कर में ही कोई नहीं आया है, उसकी टक्कर में ही कोई नहीं आया है। आप मान लीजिए 1952 से लेकर 1987 तक एक छत्र शासन किया, सिर्फ 2 साल के लिए, आपातकाल के बाद 2 साल के लिए। कब? 1977 से लेकर 1900। इन 2 सालों में कांग्रेस सत्ता में नहीं रही केंद्र की, नहीं तो पूरे इतने सालों तक केंद्र की सत्ता में कौन रही है? कांग्रेस। एक छत्र शासन। उसके बाद भी तो आई, उसके बाद भी आई है, वो तो आई ही है, मना नहीं करूंगा। फिर उसके बाद 1991 में आ जाती है, समझ में आई बात? फिर 1991 फिर हारती है, फिर आ जाती है। फिर 2004 ये जो होता है, ये आपका 1987 से लेकर 2014 तक का ये जो शासन है ना, ये गठबंधन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? गठबंधन काल। इसमें जितनी भी सरकारें बनी हैं केंद्र में, वो सारी की सारी गठबंधन की सरकारें होती हैं। कौन सी होती है? गठबंधन। किसी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं होता, किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं होता, जिस कारण से बहुत सारी पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाती हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन बनते हैं। कौन कौन से? एनडीए और यूपीए। एनडीए भाजपा का है, यूपीए कांग्रेस का। समझ में आई बात? अब तो कांग्रेस का यूपीए खत्म हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से बनता है। तो अब बात समझ में आई? तो कांग्रेस, तो भाई इतना लंबा जो ये शासन किया है इन्होंने, सिर्फ अपने इतिहास के बल पर तो शासन नहीं कर सकते ना। आपको ऐसा शासन कायम करने के लिए क्या चाहिए? आपकी विचारधारा की पकड़ चाहिए। अगर आपकी विचारधारा की पकड़ नहीं है ना, तो आपसे कोई जुड़ा नहीं रहेगा। विचारधारात्मक लगाव पैदा करना पड़ता है लोगों का, तब जाकर लोग आपसे जुड़ते हैं। जो भाजपा के कट्टर समर्थक होंगे ना, उनका कट्टर होने का पहला कारण क्या है? विचारधारा।
विचारधारा, समझ नहीं बात। तो भाजपा की प्राथमिक विचारधारा है हिंदुत्व। हिंदुत्व उनकी प्राथमिक विचारधारा है, जिसके बल पर वो 10 सालों से खेल रहे हैं, जिसके बल पर वो 10 सालों से खेल रहे हैं, आगे भी खेलेंगे और खेलते ही रहेंगे। अब राम मंदिर का विषय खत्म तो दूसरा मंदिर उठाया जाएगा। उनका मेन विचारधारा ही उनकी क्या है, हिंदुत्व है। तो वो हिंदुत्व पे लड़ेंगे। और कांग्रेस की विचारधारा थी राष्ट्र निर्माण। पहले चुनाव में तो राष्ट्र निर्माण उनकी, और पूरा का पूरा इतिहास था उनके पास। आप जानते हैं पूरी आजादी का आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया है, उन्हीं का नेतृत्व प्राथमिक नेतृत्व था। और आपको पता है उस समय के जितने भी बड़े कद्दावर नेता थे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, सारे के सारे। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण कांग्रेस का अपनी जनता पर बहुत ज्यादा पकड़ थी। और मैंने बताया आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-गांव में मौजूद था उस समय, और किसी भी पार्टी का नहीं था। कांग्रेस के पास जितना एक्सपीरियंस था उतना एक्सपीरियंस किसी भी पार्टी के पास नहीं था। समझ में बात, एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना भाई। कांग्रेस जितनी जल्दी अपनी प्लानिंग बनाकर चुनाव में उतर जाती थी उतनी जल्दी कोई पार्टी कर ही नहीं पाती थी। वो लोग अपने प्लान ही बनाते रह जाते थे, वो अपने प्लान ही बनाते रह जाते थे। और कांग्रेस चुनाव में उतरकर चुनाव अभियान स्टार्ट कर देती थी। समझ नहीं बात, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा जनाधार था। क्योंकि पूरे आजादी के आंदोलन में इसी का तो एडवर्टाइजमेंट हुआ है ना भाई, विज्ञापन जो दिखता है वही बिकता है ना, यही तो हकीकत है ना। और ये हमेशा से रही है, आज की नहीं है। जो दिखेगा वो बिकेगा और जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। अगर आपको अपने आप को बेचना है तो आपको अपने आप को डिस्प्ले करना पड़ेगा। आप अपने आप को डिस्प्ले करेंगे तो आप बिकेंगे, आप अपने आप को डिस्प्ले नहीं करेंगे तो आप नहीं बिकेंगे। सीधी बात, नो बकवास। ब्रांड की तरह ब्रांड बनाना पड़ता है। तो कांग्रेस ने अपना ब्रांड बनाया है। आजादी के आंदोलन के समय उसने अपना ब्रांड बनाया और उस ब्रांड में बहुत बड़े बड़े मोती जड़े हुए थे, नेहरू जड़े हुए थे, पटेल जड़े हुए थे, गांधी जड़े हुए थे, और भगत सिंह नहीं थे, आपके नेताजी जड़े हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष, सुभाष सिंह बोस भी उसी में थे। हाँ, नेताजी वही हो गए। नहीं वही ठीक है, तो जुड़े हुए थे। वो फिर चले गए थे, ठीक है, वो तो 1934 तक ही चले गए। वो क्या थे भैया? वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो प्रेसिडेंट थे एक टाइम पे कांग्रेस के, ठीक, अध्यक्ष। जैसे आज मल्लिका अर्जुन खड़गे जी है ना, वैसे ही थे वो। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसे चलती थी पार्टी। तो कांग्रेस के पास एक लेगेसी थी, एक लेगेसी, और किसी के पार्टी के पास ऐसी लेगेसी नहीं थी। और इसी लेगेसी ने कांग्रेस को इतना बड़ा दबदबा दिया था। समझ में आई बात। अब हम चल रहे हैं उनकी रूट कॉजेज को समझने, कि वो कौन से रूट कॉजेज हैं जिनके कारण कांग्रेस बहुत अच्छे से पूरा का पूरा दबदबा कायम करके रखती है 50 सालों तक। उन रूट कॉजेज को, उन विचारधारा को समझने चल रहे हैं, उसकी विचारधारा को चल रहे हैं समझने, ठीक है। अब हम चल रहे हैं समझने, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में हम चल रहे हैं कांग्रेस को समझने, कि किस प्रकार से एक ये सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन थी, कैसे थी, क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस को एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। सामाजिक मतलब समाज के हर पहलू के व्यक्ति को अपने अंदर समाकर चलती थी, गरीब को, अमीर को, सबको, मजदूर को, फैक्ट्री के मालिक को, सबको समाकर चलने वाली पार्टी थी कांग्रेस। और हर विचारधारा के लोग कांग्रेस में था, चाहे वो साम्यवादी हो, चाहे वो लोकतंत्र वाले हो, चाहे वो पूंजीवादी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, सारी विचारधाराओं को समाये हुए थी कांग्रेस अपने अंदर। इसीलिए कांग्रेस को, मैंने क्या कहा आपको प्रारंभ में, मैंने एक बात कही थी ना, कि कांग्रेस एक सतरंगी
छाते के समान थी। कांग्रेस क्या थी? सतरंगी छाता थी। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर आपको हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के नेता देखने को मिल जाएंगे। गरीबों के नेता, किसानों के नेता, मजदूरों के नेता, उद्योगपतियों के नेता, सब प्रकार के नेता आपको देखने को मिलेंगे। हर पहलू का नेता वहां मौजूद था। और आज के टाइम पे ऐसा संभव नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा संभव नहीं है। आज के टाइम पे आप देख लो, आज के टाइम पे कांग्रेस तो अपनी जो पुरानी छवि थी वो छोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस अलग कांग्रेस है और उस समय की कांग्रेस अलग कांग्रेस थी। समझ में आई बात? उस समय की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस थी और आज की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस है। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? ठीक है। तो आज की कांग्रेस में जमीन और आसमान का फर्क है और उस समय की कांग्रेस में जमीन और आसमान का फर्क था। उस समय की कांग्रेस सबको जोड़कर चलने वाली कांग्रेस थी। आपने अंतिम वर्ड पढ़ा ना, क्या लिखा है? समेट कर मेल जोल के साथ चलने की थी। समझ में आएगा? तो उस समय की कांग्रेस सबको एक साथ समेट कर चलती थी, सबको एक साथ जोड़ कर चलती थी। वो कोई भी, मान लो आपका और मेरा विचार मिल नहीं रहा, तब भी आपको वो अपने अंदर समा के चलती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब भी तुम हमारे साथ रहो, तब भी तुम हमारे साथ रहो। लेकिन जब देश की राजनीति स्टार्ट हुई तो जिन लोगों का कांग्रेस के साथ विचार नहीं मिलता था वो लोग निकलते गए और वो अपनी इच्छा की पार्टियां बनाते चले गए। समझ में आई बात? वो अपनी इच्छा की पार्टियां बनाते चले गए। तो ये हुआ। जब तक कांग्रेस जब तक आजादी के आंदोलन में रही तब तक वो एक सामाजिक और एक विचारधारात्मक गठबंधन रही। क्या रही? सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन रहे। सबको साथ लेकर चलती रही, सबको साथ लेकर। क्योंकि उस समय देश को जरूरत ही ऐसी थी। देश को विपक्ष नहीं चाहिए था, देश को एक सशक्त संगठन चाहिए था जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा रहे और अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। उस समय देश को विपक्ष की जरूरत नहीं थी। उस समय देश को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत थी और वो सशक्त नेतृत्व प्रदान करने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ी भूमिका। और इसी का फायदा उसे आगामी चुनावों में मिला, उसे आगामी चुनावों में मिला। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, सुनो। आजादी के समय आपको अंग्रेजों से लड़ना था, सबको ही लड़ना था। तो कांग्रेस ने क्या करा? जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी जो नई बन रही थी उन सबको अपने अंदर ही समा लिया। उन सबको कहा कि अभी तो हमें अंग्रेजों से लड़ना है ना, तो अभी तो हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं होने चाहिए। जब हम अपना देश चलाने लगेंगे तब हम आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और तब तक आप हमें ही समाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन बनाइए और इनको देश से बाहर कीजिए। तो ये हुआ। इसीलिए कांग्रेस को कहा जा रहा है कांग्रेस एक सामाजिक और एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। तो ये प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे उत्तर लिखना है। अभी मैं बताऊंगा, जब पढ़ूंगा तो पता चलेगा आपको। चलो पढ़ते हैं और बात को साफ करते हैं। आप यह बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजीदा, अगड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजात का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाया उसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस ने किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विस्तृत हुआ। इसका नेतृत्व वर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के
पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक संगठन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक संगठन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। कांग्रेस अपने अंदर भारत की संपूर्ण विविधता को समाये हुए थी। अमीर, गरीब, ऊंची नीची, मध्य, सब जाति, सब धर्मों, सब भाषा के लोगों को समाये हुई थी। इसीलिए कांग्रेस क्या कहला रही है? एक सामाजिक संगठन कहला रही है। इसीलिए कांग्रेस क्या कहला रही है? एक सामाजिक संगठन, क्योंकि इसमें उस समय के आजादी के समय के आंदोलन में सबको सम्मिलित किया गया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नीची जात का हो, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये सारे जब सम्मिलित हैं, इसीलिए कांग्रेस को क्या कहा जा रहा है? सामाजिक संगठन कहा जा रहा है। समाज के हर पहलू के लोगों को इसने अपने अंदर समा रखा था, समाज के हर पहलू के लोगों को, इसीलिए इसे सामाजिक पहलू का एक सतरंगी छाता कहा गया। सामाजिक पहलू, गरीब भी है, अमीर भी है, एक दूसरे, मजदूर भी है, उद्योगपति भी है, ऊंची जात का भी है, नीची जात का भी है, बंगाली भी है, मद्रासी भी है, हिंदी वाला भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, सब है, इसमें सब है। इसीलिए तो कांग्रेस क्या कहला रही है? सतरंगी छाता कहला रही है। इसीलिए कहला रही है क्योंकि ये एक दूसरे के विरोध में रहने वाले लोग भी कांग्रेस में मिले हुए थे, एक दूसरे के। आप कभी देखो, मजदूर और मालिक एक दूसरे के विरोधी होते हैं ना, लेकिन वो दोनों भी इस पार्टी में सम्मिलित थे। क्यों? क्योंकि देश को आजाद कराना था। अगर देश ही आजाद नहीं होगा तो हम सब कभी भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये बात समझाने में कांग्रेस सबको कन्विंस करने में सफल रही थी कि देश को आजाद करना हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी झगड़े बाद में, पहले हमें ये जो बाहरी ताकत है, इस बाहरी ताकत को देश से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो, शुरू में जब कांग्रेस बनी तो शुरू में ये नवशिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, लेकिन जब इसमें गांधी जुड़े, सरदार पटेल जुड़े, और जब और भी लोग जुड़े, तो ये उच्च वर्ग के लोगों का संगठन नहीं, ये निम्न से निम्न वर्ग के लोगों की आवाज उठाने वाला संगठन बन गया। ये निम्न से निम्न और बड़े से बड़े लोगों की आवाज उठाने वाला संगठन बन गया। कौन? आपका कांग्रेस, आपकी कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस को हम क्या कह रहे हैं? एक सामाजिक संगठन, क्योंकि इसमें गरीब की भी बात गरीब की भी बात सुनी जा रही है, अमीर की भी बात सुनी जा रही है, नीच जिसे उस समय अछूत कहा जा रहा है उसकी बात को भी सुना जा रहा है, सबकी बात को सुना जा रहा है और सबके मुद्दों को समझा जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है और उनकी बात को सरकार के सामने और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। मतलब जैसे आज के टाइम पे आप YouTube को देखो, YouTube हर टाइप के कंटेंट से भरा हुआ है। आप देखो, YouTube हर टाइप का कंटेंट अपने पास रखता है। उसी प्रकार से उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस में हर प्रकार का भारतीय मौजूद आपको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस को क्या कहा जा रहा है? एक सामाजिक संगठन, क्योंकि उसमें हर प्रकार का भारतीय निहित था, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो यूपी वाला हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, हर प्रकार का व्यक्ति, हर स्थिति का व्यक्ति आपकी कांग्रेस का सदस्य था उस समय। इसीलिए कांग्रेस इतनी मजबूत थी और इसके जैसे उस समय और कोई पार्टी नहीं थी। अब बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? पक्का? अब हम चल रहे हैं कांग्रेस के विचारधारात्मक गठबंधन को समझने। अभी हमने क्या पढ़ा? सामाजिक गठबंधन को। अब हम चल रहे हैं विचारधारात्मक गठबंधन को समझने। ठीक है, चलो सुनो।
इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक में कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम मार्गियों को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आजादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे। इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद में कांग्रेस के अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक अहम सहमति कायम कर लेती थी। एक आम सहमति कायम कर लेती थी। देखो, आजादी के आंदोलन तक कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी चीज की, उन्होंने विपक्ष बनने नहीं दिया। उन्होंने विपक्ष नहीं बनने दिया। एक मुस्लिम लीग ही बन गई, नहीं तो कांग्रेस ने और कोई विपक्ष नहीं बनने दिया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कांग्रेस ने हर प्रकार के लोगों को अपने अंदर, हर प्रकार की विचारधारा के लोगों को अपने अंदर समाहित किया हुआ था और इस चीज ने देश की आजादी की आवाज को बुलंद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नहीं तो अंग्रेज कहते कि ये तो कुछ और मांग रहे हैं, ये तो कुछ और मांग रहे हैं, तो हमारी आवाज, आजादी की आवाज क्या पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती। लेकिन कांग्रेस ने एक मंच प्रदान किया और हर प्रकार के लोगों को अपने अंदर समाहित करके रखा, जिससे कि अंग्रेज ये ना कह पाए कि आप ये तो कुछ और मांग रहे हैं, आप कुछ और मांग रहे हैं, आप कुछ, ये ना कह पाए। सबको एक साथ जोड़कर और एक सुर में एक बात कहने के लिए कांग्रेस ने मंच प्रदान किया और वो बात क्या थी, आजादी। समझ में आई बात? तो अंग्रेज भी मजबूर हुए आजादी प्रदान करने के लिए। कांग्रेस ने एक नेतृत्व प्रदान किया और यही नेतृत्व उसके आगामी, आजादी के बाद आगामी चुनावों में जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है। यही उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण बनता है। यही गांव के लोगों के अंदर, शहर के लोगों के अंदर कांग्रेस की छवि क्रिएट करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कि कांग्रेस जैसी विचारधारा वाली पार्टी कोई नहीं, जिसमें हर विचारधारा के लोगों का, हर मत के लोगों का सम्मान है। चाहे आप वामपंथी हो, चाहे आप नरमपंथी हो, चाहे आप शांतिवादी हो, चाहे आप मध्यस्थ, हर विचारधारा का व्यक्ति आपको कांग्रेस में देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, कांग्रेस को मल्टीप्लेक्स मॉल कहा था, है ना, कहा था ना कि कांग्रेस में आपको हर प्रकार के लोग, हर विचारधारा के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। कब? शुरू में। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1940 से लेकर 1960 तक की कांग्रेस की। 1940 से लेकर 1960 तक की कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। समझ रहा है बात? उससे पहले भी ले सकते हो या 1930 से ले लो 1960, इस कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं उससे पहले की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन 30 सालों की बात कर रहा हूं, 1960 से लेकर 1930 से लेकर 1960 तक की कांग्रेस की प्रकृति और नेचर की बात कर रहा हूं। ये जो इस समय, इन 30 सालों का जो समय था कांग्रेस का, ये सबसे बेहतरीन समय था। कांग्रेस ने भारत की हर विचारधारा के लोगों को अपने अंदर समा लिया था। समझ में आई बात? आगे सुनिए। इसीलिए कह रहा है, इसीलिए कांग्रेस को क्या कहा है, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। हर गुट में तालमेल और सहनशीलता बना के रखने में भी कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखो, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही होंगी,
लेकिन ये जान लो कि हर प्रकार के फूल को कांग्रेस ने अपनी माला में गूंथ रखा था। हर प्रकार के फूल को उसने अपनी माला में गूंथ रखा था। ये बात जान लो। कांग्रेस ने अपने से किसी को अलग नहीं होने दिया और यही वो कारण था जिसके कारण देश की आजादी की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद हो पाई। सिर्फ मुस्लिम लीग ही कांग्रेस पार्टी में मिल नहीं पाई, नहीं तो हर पार्टी को कांग्रेस ने अपने से जोड़ के रखा था, किसी भी रूप में, लेकिन जोड़ के रखा था। उसने अलग नहीं होने दिया था जब तक देश को आजादी नहीं मिली। आजादी मिलने के बाद जिन पार्टियों को, जिन विचारधारा के लोगों का कांग्रेस से मेलजोल नहीं था, उन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया और अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। जैसे आपकी जनसंघ हो गई, भारतीय जनसंघ। आज की जो भाजपा है ये भारतीय जनसंघ का ही पार्ट है। पहले भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ कहा जाता था, समझ रहे हैं? भारतीय जनसंघ ही फादर है किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के फादर या कहिए मदर पार्टी कौन है? भारतीय जनसंघ, समझ नहीं पर। और इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय आपके फाउंडर है किसके? भारतीय जनसंघ के, भारतीय जनसंघ के। और यही भाजपा की मूल पार्टी है जिससे भाजपा का उदय हुआ है। जो आज की भारतीय जनता पार्टी है उसकी फोर फादर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं आपके किसके? भारतीय जनसंघ के फोर फाउंडर, ठीक है, संस्थापक। आगे सुनिए। अब ये कांग्रेस को क्यों कहा जा रहा है गुटों में तालमेल और सहनशीलता? क्यों कहा जा रहा है? सुनो, कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता है। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता है। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती है। विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आजादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रूप में अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। आप मान लो कि कांग्रेस एक जॉइंट फैमिली थी, यहां लोग आपस में लड़ सकते थे लेकिन अब बाहर जाकर नहीं लड़ते थे। बाहर सबको दिखता था कि एकजुट परिवार है और अंदर एक दूसरे से थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता था लेकिन बाहर जाकर नहीं लड़ते। कांग्रेस क्या थी? एक जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार की तरह थी और इसी संयुक्त परिवार की भूमिका ने ही देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आजादी के बाद भी भाई जो लोग
जिन लोगों को लगता था कि कांग्रेस से हमारी विचारधारा कहीं भी मेल नहीं खाएगी, उन्होंने तो कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन जिन लोगों को लगता था कि कांग्रेस में रहते हुए ही हमारा जीवन सही चलेगा, तो वो कांग्रेस की विचारधारा से चाहे उनका मेल खाता हो या ना खाता हो, फिर भी वो कांग्रेस के साथ ही बने रहे। क्यों? क्योंकि विपक्ष में जाने से बढ़िया है पक्ष में ही रहा जाए और अपने आपस में लड़कर वो सत्ता हासिल कर ली जाए। समझ में आई बात? क्योंकि कांग्रेस का जितना बड़ा कद था, उतना बड़ा कद उस समय किसी और पार्टी का नहीं था। तो ये आपने जान लिया कि कांग्रेस क्या थी, एक परिवार थी। देखो आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कांग्रेस को एक संयुक्त परिवार। आप ये जान लो, एक संयुक्त परिवार में बहुत से लोग होते हैं, है ना? तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में बहुत सारी विचारधारा के लोग थे, बहुत सारी विचारधारा। देखो जब आजादी का समय था तो कांग्रेस के लिए सबको एक साथ लेकर चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको एक तीसरी शक्ति से लड़ना था। अगर हम ही आपस में फूटे पड़े रहेंगे, हमारे देश के लोग आपस में फूटे पड़े रहेंगे, तो हम अंग्रेज से कैसे लड़ पाएंगे? इसीलिए कांग्रेस ने तब तो सबको जोड़ के रखा, चाहे उनकी विचारधारा मिलती हो या ना मिलती हो। लेकिन आजादी के बाद ऐसी कोई मजबूरी थी नहीं। आजादी के बाद ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि आप हमें ही मिलकर रहो। लेकिन इस समय आप लोगों की मजबूरी थी, आप लोगों की मजबूरी थी कि आप कांग्रेस में मिले रहे। क्योंकि अगर आप कांग्रेस से अलग हो जाएंगे तो आप कहां चले जाएंगे? विपक्ष में चले जाएंगे। और विपक्ष में क्या पता आपका अस्तित्व रहे या ना रहे, कोई नहीं पता। इससे बढ़िया आप सोचते थे कि पक्ष में रहते हुए आपस में ही लड़के किसी से सत्ता छीनी जाए। क्या मतलब है विपक्ष में जाकर अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेंगे? कोई फायदा नहीं, आप अपना अस्तित्व ही खत्म कर लेंगे। और विपक्ष और इसमें रहेंगे तो आपको अपने परिवार में किसी से लड़कर सत्ता छीननी पड़ेगी। लेकिन अगर आप विपक्ष में गए तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां आपको किसी अपने से ही छीनना है, और वहां क्या है? वहां आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जीरो से स्टार्ट करना ज्यादा सही है कि यहाँ पर रहकर अपने आप में शक्ति को विभाजित करना ज्यादा सही है। तो ये लोग कर लेते थे। तो इसीलिए ज्यादातर जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस से मिलती भी नहीं थी आजादी के बाद, वो भी कांग्रेस में बने रहे, जिससे कि वो विपक्ष में ना जाकर पक्ष में बने रहे। समझ में आई बात? और उनको भी पक्ष के फायदे मिलते रहे। आज के टाइम पे भी यही है। बहुत से नेता होते हैं जो जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक कांग्रेस में बने रहे, और जब से बीजेपी का शासन आ गया बीजेपी में आ गए हैं। वो लोग सत्ता के पहलू हैं, उनको सत्ता से प्यार है, उन्हें पार्टियों से या विचारधारा से प्यार नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे नेता देखे होंगे, जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक कांग्रेस में रहे, और जब से भाजपा का शासन आ गया वो भाजपा के मुरीद बन गए हैं। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता। आपके असम के मुख्यमंत्री हैं इसमें हेमंत, है ना? सुना होगा उनका नाम, हेमंत, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, ठीक है? तो वो पहले कांग्रेस के नेता थे और आजकल वो भाजपा के नेता है, और आजकल वो कांग्रेस को बतेरी गालियां बकते हैं। बहुत से कांग्रेस के ऐसे नेता, सिंधिया जी का भी नाम सुना होगा, सिंधिया, ज्योतिराव सिंधिया, है ना? सुना है ना? मध्य प्रदेश। वो एक समय तक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और आजकल वो भाजपा के बहुत बड़े नेता बन गए हैं। तो ये लोग सत्ता प्रेमी हैं, इनको जनता से प्रेम नहीं है, इनको किसी विचारधारा से कोई प्रेम नहीं है, इनको अपनी सत्ता से प्रेम है। ये लोग सत्ता प्रेमी है। समझ में आई बात? इनको सत्ता से मतलब है। जैसे आप देख लो, अभी महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में भी तो ऐसा ही हुआ है ना? तो ये सारी चीजें, आज की राजनीति भी ऐसी है, कल की भी राजनीति ऐसी थी। सबका प्राथमिक उद्देश्य होता था अपने आप को सत्ता में बनाए रखना। और उस समय कांग्रेस एक क्या डायनासोर थी, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास जितनी बड़ी लेगेसी थी उतनी बड़ी लेगेसी किसी के पास नहीं थी। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उसके पास था देश को चलाने का, देश के लोगों के साथ जुड़ाव रखने का, उतना बड़ा जुड़ाव रखने का नेतृत्व किसी के पास नहीं था। इसीलिए कांग्रेस का बहुत बड़ा दबदबा था, बहुत बड़ा दबदबा।
और जनता का हर पहलू कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो निम्न हो, सब प्रकार के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस क्या थी? एक संयुक्त परिवार थी, एक सतरंगी छाता थी, एक मल्टीप्लेक्स मॉल थी, आज की भाषा में कहूं तो। जिस प्रकार से मल्टीप्लेक्स मॉल में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस में हर विचार, हर वर्ग, हर भाषा, हर धर्म के लोग आपको मिल जाएंगे। लोग मतलब नेता मिल जाएंगे, समझ में बात? हर प्रकार का नेता, हर धर्म का नेता, हर वर्ग का नेता, हर भाषा का नेता मिल जाता था आपको कांग्रेस में। इसीलिए कांग्रेस उस समय इतनी मजबूत पार्टी थी, इसीलिए कांग्रेस का प्रभुत्व था। यही कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति है, और इसी ने कांग्रेस को सबसे बड़ी ताकत बना रखा था आजादी के आंदोलन के समय। मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बस उनके ऊपर अंग्रेजों का हाथ आ गया, इसलिए वो विभाजन कराने में सफल हो गए, नहीं तो कभी नहीं करा पाते। विभाजन कराने का अगर मैं सच्चा कारण बताऊं आपको, विभाजन किसने कराया? तो अंग्रेजों ने कराया। मुस्लिम लीग कुछ नहीं करा पाती, अंग्रेजों ने कराया है विभाजन, मुस्लिम लीग ने नहीं कराया। और अंग्रेजों ने क्यों कराया है, ये मैं आपको बता चुका हूं, समझ में आई बात? आगे सुनो। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते हैं। पार्टी के अंदर अगर लोगों में मतभेद होता है तो वो गुट बनते हैं। क्या बनते हैं? गुट। किसी पार्टी के अंदर जैसे क्लास में ग्रुप्स बनते हैं ना, वैसे ही किसी पार्टी के अंदर क्या बनते हैं? गुट बनते। जैसे क्लास है भाई, क्लास की लड़ाई होती है तो पूरी क्लास एक साथ होती है ना, लेकिन क्लास के अंदर क्लास के लोगों की अंदर की लड़ाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रुपिज्म कहते हैं ना। तो ऐसी पार्टियों के अंदर भी होता है, पार्टियों के अंदर भी गुटबाजी चलती है। क्या चलती है? गुटबाजी। ऐसा नहीं कि भाजपा के अंदर गुट नहीं है, सबके अंदर गुट होते हैं। कोई किसी को समर्थन देता है तो कोई किसी को समर्थन देता है, समझ में बात? हर पार्टी में गुटबाजी होती है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें गुटबाजी ना हो। तो पार्टी के अंदर जैसे परिवार में भी तो होता है ना, मान लो अब 50 लोगों का परिवार है, 50 लोगों का परिवार है, तो 50 लोग एक ही व्यक्ति को तो पसंद नहीं करेंगे ना भाई। कुछ किसी को पसंद करते हैं, कुछ किसी को पसंद करते हैं, किसी का मेलजोल किसी के साथ रहता है, किसी का मेलजोल किसी के साथ रहता है। तो ये जो मेलजोल अलग अलग होता है, इसी को क्या कहा जाता है? गुटबाजी। तो कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी थी। कैसी गुटबाजी थी? चलो सुनते हैं और समझते हैं। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकार की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसीलिए विभिन्न हित और विचारधारा की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इन्होंने बेहतर नहीं समझा। समझा भाई? तो इसीलिए इन लोगों ने कांग्रेस से बाहर जाकर अपनी कोई दूसरी पार्टी नहीं, कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही संघर्ष करने का सोचा। वैसे तो नहीं है ना भाई कि हर कोई चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही बनता है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसदों का सहयोग होता है। जिसको सांसदों का सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है वही तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति बनना चाहे, बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन उनको सहयोग नहीं मिल पाता। तो वो ऐसा ये तो नहीं करते कि पार्टी तोड़ देते, पार्टी से निकल जाते हैं, कदापि ऐसा नहीं करते। पहले तो नहीं करते थे, आज के टाइम पे करने लगे हैं लोग, पर पहले नहीं करते थे। पहले अपनी पार्टी में ही वो आपस में लड़ते थे, लेकिन बाहर कभी भी अपनी लड़ाई नहीं दिखाते थे। बाहर कभी भी वो अपनी लड़ाई नहीं दिखाते थे। हमेशा जैसे अभी आप
आप लोग राजनीति को फॉलो नहीं करते, दिक्कत की बात ये, नहीं तो आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझ जाए। आपने अशोक गहलोत का नाम सुना है? हाँ, कौन है? नेता है, कौन है, कहाँ के हैं वो तो बताओ। नेता तो है, हम भी जानते हैं। बीजेपी के अशोक गहलोत? नहीं, कांग्रेस के हैं। कहाँ के हैं फिर वो नेता? कहाँ के हैं? यूपी के। यूपी के? यूपी के नहीं है वो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अभी। तुक्का मारता। सचिन पायलट का नाम सुना है? नाम तो सुना है। नहीं सुना है। अब देख लो कितनी बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों का, और आप लोग भारत की राजनीति पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता। तो ये दोनों लोग जो है ये कांग्रेस के ही हैं, और दोनों ही राजस्थान के हैं, और दोनों अपने आप को दावेदार समझते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। तो दोनों के बीच में मतभेद है, लेकिन ये लोग कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना मतभेद प्रकट नहीं करते। आपस में लड़ते हैं, लेकिन पार्टी को तोड़ते नहीं है, कभी पार्टी को तोड़ते नहीं है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? शिव ठाकरे। शिव ठाकरे नहीं है, सही नाम बताओ। मनोहर। अच्छा, कहाँ पढ़ रही है मनोहर लाल? लाल नहीं था, कुछ मनोहर कर दिया। और उससे पहले कौन थे? महाराष्ट्र। हाँ। अब यही देखो ना दुर्भाग्य है, आपको कैसे समझा दूंगा मैं आपको। अच्छा, समाजवादी पार्टी जानते हो? मुलायम सिंह यादव जानते हो कि नहीं जानते? ये भी नहीं जानते, पड़ोसी हैं आपके। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उनके बेटे अखिलेश यादव को जानते हो? और उनके भाई शिवपाल यादव को जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो? जानते हैं। तो इनके बीच में भी एक टाइम पे लड़ाई थी, चाचा भतीजे की। चाचा भतीजे की भी लड़ाई थी। किस चीज के लिए? सत्ता के लिए थी ना लड़ाई। अरे कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है उनके बीच में। प्रॉपर्टी उनके लिए लड़ाई का विषय नहीं है, उनके लिए लड़ाई का विषय है सत्ता। सत्ता है उनकी लड़ाई का प्रमुख विषय। समझ में आई बात? और वो सत्ता के लिए लड़ते हैं, वो पार्टी है, वो प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ते। प्रॉपर्टी तो उनके पास अपार है, अपार। समझ में आई बात? तो ऐसे ही यहां पर भी थी। एक टाइम पे चाचा जी ने अपनी नई पार्टी बना ली थी, लेकिन मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। किसमें? समाजवादी पार्टी में। देखो, अगर सच में आपको राजनीति पढ़नी है, थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आई बात? अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सही से कभी नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का पद है, जितना मान सम्मान है, उतना ही मान सम्मान किसका है? मनीष सिसोदिया का भी तो है ना। उतना ही कहा जाता है कि अगर मनीष सिसोदिया कांग्रेस भाजपा को अपना समर्थन दे दे, आज ही वो जेल से बाहर हो जाएंगे। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? आपने सुना होगा ये कभी टीवी में कि आज के टाइम पे अगर मनीष सिसोदिया ये कह दे कि हम आम आदमी पार्टी को तोड़कर भाजपा में मिल रहे हैं, उनको जेल से बाहर कर दिया जाएगा और उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी से और अपने नेता से लगाव है। समझ में आई बात? तो उस टाइम पे भी बहुत से लोग पार्टी से कभी अलग नहीं होते थे, आपस में लड़ लेते थे, लेकिन कभी पार्टी नहीं तोड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पार्टी तोड़ेंगे तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा कोई जनाधार नहीं है, हमारी पार्टी का जनाधार है। हमें पार्टी की वजह से चुना गया है। आप लोगों को अपने क्षेत्र की सांसद का नाम तक नहीं पता होगा कि पता है? पता है। कौन है? नहीं, उत्तराखंड में होता। उत्तराखंड का पता है? मतलब वो है ना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपके सांसद पूछ रहा हूँ। यहाँ दिल्ली का, नई दिल्ली का सांसद कौन है? कौन है? विशेष रवि सांसद है? नगर पालिका विधायक है वो, ठीक है। इधर नई दिल्ली का सांसद कौन है? मीनाक्षी लेखी है, बता भी रखा है वो जो जिम के बराबर। ठीक है, मीनाक्षी लेखी है यहाँ की। वो जीती क्यों है? क्योंकि वो भाजपा में है। भाजपा को वोट पड़ा है, मीनाक्षी लेखी को वोट नहीं दिया किसी ने।
क्योंकि मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना था, इसीलिए लोगों ने भाजपा के जितने भी उम्मीदवार थे सबको जिता दिया। दिल्ली में 7 के 7 उम्मीदवार जीते हुए हैं भाजपा के। सिर्फ किस लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। ना गौतम गंभीर को किसी ने देखा, ना आपकी मीनाक्षी लेखी को, ना आपके आपके हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी तो काम भी करते थोड़ा बहुत, लेकिन मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, आपके मनोज तिवारी, ये लोग तो ऐसे नेता हैं जो कुछ नहीं करते। अगले साल भी जब इलेक्शन है, हाँ, अगली साल लोकसभा की इलेक्शन, ये कुछ नहीं करते। ये जाएंगे टीवी में अपनी एडवर्टाइजमेंट करने, ये करने वो करने। इनके पास जनता के साथ संवाद करने का समय नहीं है, अपने फालतू की काम करने का समय है। पर हमारे देश की जनता इस बात को समझती नहीं है। तो उस समय भी लोग पार्टी नहीं तोड़ते थे कभी। उस समय लोग पार्टी नहीं तोड़ते थे, उस समय पार्टी में बने रहते थे और आपस में लड़ लेते थे। जैसे चाचा पापा से लड़ लेते हैं, पापा ताऊ से लड़ लेते हैं, लेकिन कभी परिवार नहीं तोड़ते। परिवार तोड़ने में नुकसान था, वो लोग समझते थे उस समय के नेता, उस समय के नेता, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारी पार्टी के कारण है, और हमारी पार्टी से हम अलग होंगे तो हमें अपने आप को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग कभी पार्टी तोड़ने का काम नहीं करते थे। समझ में आई बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस क्या थी? एक संयुक्त परिवार, या कहिए आप एक सतरंगी छाता थी, जिसमें हर रंग के व्यक्ति मौजूद थे। आगे सुनिए। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्य मार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर पाती थी। आप ये कह लीजिए कि कांग्रेस अपने आप में पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष भी थी। तो इसीलिए जनता कांग्रेस को ही अपना वोट देती थी। आपने सुना होगा, आपको इंदिरा गांधी के पति का नाम याद है? फिरोज गांधी नाम सुना है? इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी राहुल गांधी दादी। हाँ, राहुल गांधी की दादी है। हाँ, ठीक। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। मैं आपको बताता हूं, फिरोज गांधी जो थे ना, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर यह आरोप लगाया कि आपके मंत्रालय, आपके एक वित्त मंत्री ने देश के साथ, देश के पैसों के साथ कालाबाजारी की है। कांग्रेस के वो भी सदस्य हैं और जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो भी कांग्रेस का ही सदस्य है। तो आप देखो, आज के नेता ऐसा करते हैं? आज कोई अपनी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है? नहीं। तो उस टाइम देखो, कांग्रेस अपने आप में ही पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष भी थी। कांग्रेस, आप मान लीजिए, इतनी ज्यादा विविधतापूर्ण थी कि वो भारत का एक स्वरूप लेकर चलती थी अपने आप में। भारत में जितनी विविधता मौजूद थी उतनी विविधता कांग्रेस में भी मौजूद थी। हर स्तर पर, विचारधारात्मक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, हर प्रकार के, गरीब भी थे, अमीर भी थे, मजदूर भी था, किसान भी था, उद्योगपति भी था कांग्रेस का सदस्य। इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस क्या थी? एक संयुक्त परिवार, या कहिए एक सतरंगी छाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस शब्द, और लिखना है ये उत्तर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस को सतरंगी छाता क्यों कहा गया है, तो ये सारी बातें लिखनी है उसमें। कांग्रेस को सतरंगी छाता इसलिए कहा गया है क्योंकि कांग्रेस उस समय के भारत की संपूर्ण विविधता को अपने अंदर समाये हुए थी। संपूर्ण विविधता शब्द प्रयोग कर रहा हूं, संपूर्ण मतलब सब कुछ, सारी विचारधारा, सारी सामाजिक पहलुओं को अपने अंदर समाये। सामाजिक पहलू में जब बात कर रहा हूं तो इसमें गरीबी, अमीरी, मजदूर, किसान,
उद्योगपति, व्यापारी, सब लोग समाये हुए हैं, सब लोग कांग्रेस में। समझ में आई बात? तो विपक्ष को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, विपक्ष हंसिए पर रहता था, क्योंकि विपक्ष का काम भी खुद ही कांग्रेस कर रही थी और पक्ष का काम भी खुद ही कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस अपनी गलतियों को खुद ही ढूंढ रही थी और खुद ही उसको ठीक कर रही थी। और जो पार्टी अपने आप में ये कर लेती है, वो पार्टी कितना विकास करती है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान ले और उन पर काम कर ले, उस व्यक्ति से ज्यादा विकास और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। अपनी गलतियां ढूंढो और अपनी गलतियों पर खुद काम करोगे तो आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। और ये बात कांग्रेस ने बताया है भाई। आज आप जान लो 1885 की पार्टी है और आज भी कायम है, आज भी कायम है और पूरी ताकत के साथ कायम है। तो कितनी बड़ी बात है, सेकंड नंबर पे है ना? कितनी बड़ी बात है, सेकंड नंबर पे है, फिर फर्स्ट हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आई बात? उसमें क्या बात, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी वो कायम है, ये बड़ी बात है। बहुत बार टूटी लेकिन फिर बन खड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि वो टूटी नहीं है, बहुत बार टूटी है लेकिन फिर वो बनकर खड़ी हुई और अपने आप को और मजबूत किया। वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। समझ में आई बात? आगे सुनो, कहां तक आ गए थे? ये पार्टियां सत्ता के वास्ते। 5वीं लाइन। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है। तो पहले 10 साल, लोकतंत्र के पहले 10 साल में कांग्रेस अपने आप में एक पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष थी। इसीलिए इस पहले कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस ही अपने आप में पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष थी। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? अब बात समझ में आई ना कि मैं क्यों कह रहा हूं कांग्रेस को एक सतरंगी छाता, क्यों कह रहा हूं? बात समझ में आई कि कांग्रेस हर चीज में मौजूद थी, हर प्रकार से मौजूद थी। कांग्रेस में हर चीज मौजूद थी जो देश में मौजूद थी। गरीब नेता भी थे, अमीर नेता भी थे, उद्योगपति नेता भी थे और मजदूर नेता भी थे कांग्रेस में। इसीलिए कांग्रेस को मैंने कहा एक सामाजिक संगठन। पूंजीवाद के समर्थक नेता भी थे, समाजवाद के समर्थक नेता भी थे, वामपंथी भी थे और नरमपंथी भी थे, साम्यवादी थे तो लोकतंत्रवादी भी थे। हर प्रकार की, हर विचारधारा के लोग कांग्रेस में समाहित थे। इसीलिए मैंने क्या कहा, कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।